हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि है आपका नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी होता क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द number of gram equivalents of solute dissolved in a liter of solution। ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन? इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बात आ रही है ग्राम इक्विवेलेंट की। अब देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट जो आजकल के कंटेक्स्ट में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय बड़ा एन। किससे दिखाते हैं इसे? हम बड़े एन से दिखाते हैं। और नॉर्मेलिटी जनरली करता क्या है? इट मीजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या करता है? इट मीजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। और अगर हम मैथमेटिकली देखें इस फॉर्मूले को या नॉर्मेलिटी को, तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी n क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute divide by volume of solution in liters। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या आ गया? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फिर वही चीज अगर हम कहें कि भाई हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको लिख देंगे नॉर्मेलिटी n equals to number of gram equivalents of solute divide by volume of solution in milliliter और इंटू कर देंगे क्या हम? 1000। जस्ट लाइक अभी तक हम जो चीज़ें देखते आ रहे थे मोलैरिटी वाले केस में भी यही था। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाला पार्ट तो आसान है, वॉल्यूम वाला पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो चीज है आपका क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये कैसे निकालते हैं? इसमें हाँ एक चीज थोड़ा सा और देख लीजिएगा, यूनिट्स। भाई यूनिट्स क्या होंगी इसकी? ऊपर वाला केस क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये जो यूनिट आती है ये आएगी आपकी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ग्राम, या जीएम भी लगा देते हैं कई बार, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं हम मोलर मास डिवाइडेड बाय equivalent mass। So how we will calculate number of gram equivalent? We will calculate by dividing the molar mass with equivalent mass। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया कि ये equivalent mass का मतलब क्या है? क्या है equivalent mass के लिए? क्या है? तो equivalent mass हमारा अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कराया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास कोई एसिड है, तो फॉर एसिड्स जिसका इक्विवेलेंट मास है वो क्या होता है आपका? इसका मोलर मास जो भी होगा डिवाइड बाय, अब एसिड्स है तो एसिड्स के लिए एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी। ठीक है, इसको जनरलाइजेशन में वैसे आप चाहें तो ये भी बोल सकते थे कि भाई इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H
पॉजिटिव आयन जो कि रिप्लेसेबल हो या डोनेट कर सके, जो तो नंबर ऑफ H+ आयन जो डोनेट कर पाएगा वही क्या होगा, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो H+ आयन एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 में कितने H+ आयन रिलीज हो सकते हैं, 2 H पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स H2SO4 की जो बेसिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अगर बेसिसिटी 2 हो गई तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास जो भी हो, हमने कैपिटल M मान लिया है। ये कैपिटल M यहाँ पे मोलैरिटी नहीं है, ये इसका मोलर मास है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने मान लिया इसका मोलर मास अगर M है तो अपॉन इसकी बेसिसिटी कर देंगे 2 हो जाएगा, तो M/2 क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप कह दीजिए HCl के लिए, तो HCl के लिए इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इसका जो भी मोलर मास होगा। अब इसमें से कितने H+ आयन निकल सकते हैं, एक H+ आयन निकलेगा, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा M/1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम बाकी के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई एसिड्स वाले केसेस के लिए। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिस के लिए कह सकते हैं। तो बेसिस, फॉर बेसिस, अब बेसिस के लिए कैसे निकालेंगे, बेसिस के लिए क्या हो जाएगा, बेसिस के लिए हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास। याद रखना आसान है, उल्टा एसिड था तो बेसिसिटी, बेस होगा तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी होता है हमारे पास रिप्लेसेबल OH- आयन। तो अब कितने OH- आयन को कोई बेस रिप्लेस करवा सकता है, वही क्या कहलाएगा उसका एसिडिटी। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, मान लीजिए फॉर NaOH ले लेते हैं, तो NaOH के लिए जो इसका इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी इसका मोलर मास होगा डिवाइड बाय इसमें से कितने OH- निकल सकते हैं, 1, तो क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली मान लीजिए आप MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका मोलर मास कोई कैपिटल M मान लिया। ठीक है, कितने OH- निकल सकते हैं यहाँ से, जब ये टूटेगा कैसे टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव एंड 2 OH-, तो कितने OH- निकल सकते हैं, 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका /2। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मास हो गया किसके लिए, बेसिस के लिए। तो क्या किया हमने, एसिड्स के लिए हमने लगाई बेसिसिटी, बेसिस के लिए लगाई हमने एसिडिटी। ठीक है, अब एक चीज़ बनती है यहाँ पे, एसिड और बेस के बाद तीसरी क्या, सॉल्ट्स। तो अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक कटायन और एक अनायन। तो सॉल्ट्स के लिए जब भी आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास यहाँ से आ जाएगा आपका, इसका मोलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं एक सॉल्ट ले लेता हूँ NaCl। ठीक है, NaCl के लिए क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास, ये आ जाएगा इसका मोलर मास मान ले कैपिटल M। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज कितना आता है अगर हम तोड़ेंगे तो +1 का, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास 1m, और इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा /1। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितना है टोटल 1। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैं अगर एक और सॉल्ट ले लेता हूँ MgCl2, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Mg2 पॉजिटिव 2Cl-, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया अब 2। तो यहाँ पे MgCl2 के लिए जो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा वो हो जाएगा m/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि भाई ये जो सॉल्ट की हम जो बात कर रहे हैं, कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है, या व्हाट इज अ सॉल्ट, होता क्या है सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। भाई सॉल्ट होता क्या है कि हमने एक चीज़ देखी, जैसे मान लीजिए HCl हमारे पास कोई एसिड था, इससे बनता क्या है सॉल्ट हमारे पास NaCl। मतलब
Cl तो कॉमन रहा। सॉल्ट कब बनेगा? जब भी किसी एसिड के H प्लस आयन को कोई भी एक क्या करे, मेटल एटम रिप्लेस कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या होगा? जब भी किसी एसिड के H प्लस आयन को कोई भी मेटल का आयन अगर हमारा रिप्लेस कराता है तो वो जो सब्सटेंस बनेगा वही कहलाएगा हमारा सॉल्ट। और सॉल्ट जनरली NaCl ही हम मान के चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। सॉल्ट कोई भी सब्सटेंस का हो सकता है, बशर्ते उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, एसिड के किसी भी H प्लस को हटा के वहाँ पे क्या जुड़ा होना चाहिए, कोई भी एक मेटल आयन जुड़ा होना चाहिए। तो वहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक चीज़ और है आपका, इक्विवेलेंट मास के बाद अब हम एक चीज़ कर लेते हैं, इसमें कुछ रिलेशंस हैं मोलैरिटी और इन चीज़ों के बारे में, उसको देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है भाई, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? तो भाई नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है आपका मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी के साथ हम यहाँ पे लगा सकते हैं मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और अगर इस मोलर मास और इक्विवेलेंट मास की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसको एक टर्म से हम और डिफाइन कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं क्या, एन फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एन फैक्टर ही बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू आपका एन फैक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देते हैं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये रिलेशन हमारे पास होता है किसी भी एक नॉर्मेलिटी और एक मोलैरिटी वाले पार्ट पे। ठीक है, इसमें मान लीजिए फॉर एसिड्स की बात करते हैं, तो एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है, अभी हमने डिस्कस किया, एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसका बेसिसिटी। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी आपको पता है, बेसिसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल, कितने रिप्लेस कर सकता है। तो मान लेते हैं जैसे फॉर HCl, तो HCl के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1। अभी 1 क्यों आया, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पे जो HCl है इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, 1। क्यों? क्योंकि ये एक H प्लस आयन को रिलीज करा सकता है, इसलिए। सिमिलरली अगर हम बात करें H2SO4 के लिए, तो H2SO4 में H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, दैट विल बी 2। तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 2 और नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू मोलैरिटी। ठीक है, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो ये हमारी हो गई एसिड्स वाली बात। इसके बाद बात कर लेते हैं बेसिस को लेके। तो ये एसिड्स, इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर बेसिस, तो बच्चों बेसिस के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने देखा था बेसिस के लिए एन फैक्टर आपका हो जाएगा क्या, एसिडिटी। क्या हो जाएगा, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH प्लस OH माइनस आयन रिप्लेस जितना करा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं फॉर NaOH, तो NaOH के लिए क्या हो जाएगा भाई, कितने OH निकल सकते हैं, मतलब इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1। ठीक, सिमिलरली फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का ले लो, BaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, इसके लिए एसिडिटी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 2 और नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू मोलैरिटी। ठीक है, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ये कुछ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, एसिड्स हो गया, बेस हो गया। इसके बाद तीसरा एक जो पार्ट बचता है, जो अभी हमने देखा था क्या, सॉल्ट्स।
तो सॉल्ट्स के लिए जो n फैक्टर है वो क्या हो जाता है आपका, सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर हो जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं NaCl ले लेते हैं फिर से, तो NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा 1 का, तो यहाँ पे जो n फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1। दैट मीन्स नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं कि भाई हम एक सॉल्ट ले लेते हैं AlCl3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 3, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मोलैरिटी। तो ये कुछ रिलेशंस आ गए हमारे पास किस किस में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी वाला पार्ट था। चलिए अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स थ्योरी के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। मास दे रखा है, मास ऑफ H2SO4 कितना 49 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2SO4 हमें पता है कितना होता है भाई, 2 × 32 + 4 × 16, ये हो जाएगा 64 + 64, सॉरी 2 प्लस होगा ये, सो 2 + 32 + 64 जो कि आ जाएगा आपका 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया इसका मोलर मास। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। तो भाई नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी होता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और इनटू आ जाएगा क्या आपका 1000। ठीक है, तो अभी हमारे पास वॉल्यूम तो दे रखा है, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो भाई कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, अभी देखा था हमने क्या, मोलर मास डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, या सॉरी मोलर मास नहीं, यहाँ पे इसका मास आएगा, क्या आएगा, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ये वाली बात है। तो भाई इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे आता है आपका मोलर मास डिवाइड बाय उसका n फैक्टर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, H2SO4, तो H2SO4 क्या एक एसिड है, एसिड के लिए क्या आएगा, बेसिसिटी, कितनी बेसिसिटी होगी इसकी 2, तो मोलर मास बाय 2 दैट इज 98/2, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इसका 49। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, रख लो वैल्यू, मास कितना है इसका गिवन 49, ये भी कितना आ गया 49, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 1। तो इस इधर नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो नॉर्मेलिटी बड़ा N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम है हमारे पास 1500 इंटू क्या है 1000, तो इसको सॉल्व कर लो, 2/3, इसकी वैल्यू आपको पता है 0.667 कैपिटल N। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। तो पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 147 ग्राम ऑफ H3PO4 इन 1250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है H3PO4। ठीक है, H3PO4
की दो बातें, मास दे रखा है कितना 147, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 30.9 होता है तो 31 ले लेते हैं इसे, और 4 इंटू 16 तो 3 प्लस 31 प्लस 64 तो ये आ जाएगा आपका 98 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका मोलर मास। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो सीधे सीधे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो पहले तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं हम इसका मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, एसिड है H3PO4 तो एसिड के लिए क्या आएगा बेसिसिटी, और कितनी बेसिसिटी होगी इसमें, कितने H+ निकाल सकते हैं 3। तो इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास कितना था 98, और 98 बाय क्या कर देंगे इसको हम 98/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 32.66 ग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, मास कितना था 147, इक्विवेलेंट मास कितना था 32.66 ग्राम। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इसको डिवाइड करके लगभग आपका आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, और लगभग 4.50 के अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर निकाल लेते हैं लास्ट हमारा नॉर्मेलिटी। कैसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 4.50 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1250, 1250 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका और इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। इसको डिवाइड करके आंसर क्या आ जाएगा इसका 3.5 नॉर्मल, 3.5 भी इसका थोड़ा सा और करेंगे 3.6, तो लगभग 3.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये दो सिंपल सवाल थे। अब सवालों में थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं कई बार, हालांकि नॉर्मेलिटी के सवाल एनसीईआरटी में है नहीं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्या है बिल्कुल क्लियर हो पाए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W HCl इन 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मास परसेंटेज वाला केस हो गया स्टूडेंट्स। मास परसेंटेज वैसे आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो टॉपिक देख लीजिएगा। टॉपिक देखने के बाद क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, और अगर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20% W/W HCl का मतलब कितना हो जाएगा 20 ग्राम HCl हो जाएगा, ये इसका मास हो गया, और मोलर मास पता है हमें HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा 1 + 35.5 दैट इज 36.5। तो निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी निकालनी है सिंपल। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और इनटू आ जाएगा आपका 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं सीधे। HCl का एक एसिड है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी HCl की, n फैक्टर इसका बेसिसिटी होगा, और बेसिसिटी हो जाएगी 1 क्योंकि H+ एक रिमूव हो सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 36.5 का 5 ही यही रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास आ गया। अब निकाल लेते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास कितना मास है 20 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना आया 36.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.547। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। सीधे सीधे वैल्यू रख लीजिए 0.547 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 750, और इनटू हो जाएगा आपका 1000। तो ये आ जाएगा 547 डिवाइड बाय 750। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, वैसे आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर आ जाएगा 0.729। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। बाकी कभी भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaCl लेबल्ड एज 15% W/W। तो भाई 15% W/W का मतलब हो गया कि NaCl का जो मास है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 15 ग्राम, और मोलर मास हमें पता है कितना होता है 23 + 35.5, दैट इज 58.5 क्या हो जाएगा इसका मोलर मास। ठीक है, और क्या दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम नहीं दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है, लेकिन साथ साथ डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी और मास की हेल्प से क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले इसमें से वो निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले हम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जो भी इसका मोलर मास है कितना 58.5, क्योंकि क्या है NaCl क्या है, एक सॉल्ट के लिए जो इसका एन फैक्टर आता है वो क्या आता है, इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज। और टोटल पॉजिटिव चार्ज NaCl में कितना होगा, Na पे 1, मेटल पे जो आता है, तो 1 इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 58.5, यही रहेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ये आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 58.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 0.256। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.256। और उसके बाद क्या करना है, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, फिर क्या करना है, हमें वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो भाई डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम, यहाँ से निकालना है हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास गिवन है 650, और जो डेंसिटी गिवन है वो गिवन है 1.29। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, या 1.29 को 1.2 कर सकते हैं सिंपल, या 1.29 ही रहने दीजिए। तो 1.29 लगभग के से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 541.67 अप्रॉक्स आ जाएगा। ये डेंसिटी के हिसाब से ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में लगा लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 0.256 डिवाइड बाय 541.67 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 541.67। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका रह गया है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4726। तो ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। पांचवा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है हमें, फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2C2O2O4 इंटू 2S2O, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा याद रखने में आसानी रहेगी। ये हाइड्रेटेड है क्योंकि H2O इसमें साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें तो चाहिए ही होंगी हमें, एक इसका मास, दूसरा साथ में चाहिए होगा इसका मोलर मास। तो मास इसका गिवन है कितना 20 ग्राम। मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई 2 + 2 × 12 + 4 × 16। एक H2O कितना होता है 18, और 2 H2O कितना हो जाएगा 36।
तो 2 + 24 + 64 + 36 ये आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया इसका मोलर मास। अब क्या करेंगे, अब फिर वही नॉर्मेलिटी ही निकालनी है हमें, वॉल्यूम गिवन है तो सिंपल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मोलर मास, इसका जो मास गिवन है कितना 20 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, फिर इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इसका मोलर मास 126 डिवाइड बाय एन फैक्टर। एसिड है, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या आता है भाई, बेसिसिटी। अब इसमें कितने H+ रिलीज कर सकता है, ये कितने हैं 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। तो 126 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा आपका 63। तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो लगभग ये 0.3 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। और इसको एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे तक करना चाहें तो 0.317। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए। फिर नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए, 0.317 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है 1400 × 1000। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपके सॉल्व करने के लिए रह गया है। और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 0.226 नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और हम इसी तरीके से केमिस्ट्री को और आसान बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। तो आई होप बात समझ में आपकी आ रही होगी। इन क्वेश्चंस करने के बाद ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। अगर वो 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स तो इनके क्वेश्चंस आप ये वाले क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करके आप इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पाए और आपका आंसर सही आया तो दैट मीन्स आपका ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, केमिस्ट्री को हम और आसान बनाते रहेंगे। इसीलिए आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, आगे के लिए और कंटिन्यू करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और हम इसी तरीके से केमिस्ट्री को और आसान बनाते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।